क्या ये बात हैरान करने वाली नहीं लगती कि आज से करीब 12,000 साल पहले इंसान हफ्ते में सिर्फ 15 से 20 घंटे काम करता था? हाँ बिल्कुल, और आज के मुकाबले कहीं ज्यादा स्वस्थ और तनाव मुक्त भी था। वही तो, हमेशा से ये माना जाता रहा है कि खेती का आविष्कार करके इंसान ने खुद को एक अनिश्चित जिंदगी से बचा लिया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि असल में मानव जाति ने खुद को इतिहास के सबसे बड़े पिंजरे में कैद कर लिया था तो। और यही मानव मनोविज्ञान का सबसे दिलचस्प पहलू है। जब हम जाल या ट्रैप के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में तुरंत लोहे के पिंजरे या रस्सियों की छवि बनती है। बिल्कुल, एक ऐसा फंदा जो बाहर से हमारे ऊपर फेंका जाता है। सही कहा, लेकिन सबसे खतरनाक जाल वो नहीं होते जो दिखाई देते हैं। मतलब सबसे गहरे और खतरनाक जाल वो होते हैं जो हमारी अपनी इच्छाओं, लालच और सुरक्षा की चाहत से बुने जाते हैं। एक ऐसा अदृश्य फंदा जिसे हम खुद अपने लिए चुनते हैं ना? एकदम सही। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा मिशन बिल्कुल यही है। हम मानव मन की सबसे बड़ी कमजोरियों और इन्हीं मानसिक जालों को डिकोड करने वाले हैं। हमारी आज की रिसर्च बहुत ही दिलचस्प दिशाओं में जाती है। हाँ, आज हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल, हमने खुफिया रॉ एजेंट्स के वास्तविक अनुभवों को खंगाला है, अमेज़न जैसी विशाल कंपनियों के बिजनेस मॉडल को समझा है, मानव इतिहास की गहराइयों में जाकर देखा है, और तो और शिव पुराण और गरुड़ पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों का भी अध्ययन किया है। और मजे की बात यह है कि इन तमाम अलग अलग विषयों को एक साथ देखने पर एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न उभर कर सामने आता है। अच्छा। हाँ, आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बाहरी प्रलोभन और आदमी के भीतर बैठे अहंकार या आराम की चाहत उसे ऐसे जालों में धकेल देती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। तो चलिए सबसे पहले खुफिया एजेंसियों की उस रहस्यमयी दुनिया से शुरुआत करते हैं जहां हनी ट्रैप नाम का हथियार इस्तेमाल होता है। ये विषय तो हमेशा से ही लोगों को आकर्षित करता है ना? हमारे नोट्स में साल 1999 की एक घटना का जिक्र है जिसने मुझे पूरी तरह चौंका दिया। मतलब फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री रबुका की सरकार सिर्फ एक लड़की की वजह से गिर गई थी। बाप रे, एक पूरी सरकार! वही तो सोचिए, एक पूरा का पूरा देश, एक स्थापित सरकार सिर्फ एक इंसान की निजी कमजोरी के कारण ताश के पत्तों की तरह ढह गई। अगर हम इसे मनोविज्ञान के नजरिए से समझे ना, तो हनी ट्रैप कभी भी सिर्फ शारीरिक आकर्षण या सुंदरता का खेल नहीं होता। तो फिर ये असल में क्या है? ये इंसान की सबसे कमजोर नस को पहचानने और सही वक्त पर उसे दबाने की एक बहुत ही बारीक कला है। मतलब खुफिया एजेंसियों का काम ये नहीं है कि वे किसी को मजबूर करें। अच्छा। जो पूर्व एजेंट्स के अनुभव हमने देखे हैं, वो एक बहुत ही गहरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान सीधे मजबूरी में आकर कोई देशद्रोह या गलत काम नहीं करता। तो फिर ये शुरुआत कैसे होती है? मेरा मतलब एक प्रधानमंत्री स्तर का व्यक्ति इस जाल में कैसे फंस जाता है? शुरुआत होती है सिर्फ एक शौक से। शौक से? हाँ, इंसान का दिमाग उसे ये तर्क देता है कि बस एक बार चखने से क्या होगा, मैं जब चाहूं इसे रोक सकता हूं। और खुफिया एजेंसियां शायद इसी पल का इंतजार करती हैं। बिल्कुल। वो पहला शौक धीरे धीरे एक आदत का रूप ले लेता है, और आदत कब मजबूरी बन जाती है ये उस इंसान को खुद भी पता नहीं चलता। वाओ। और जिस दिन वो मजबूर हो जाता है, उस दिन से जाल की डोर पूरी तरह एजेंसियों के हाथ में आ जाती है। फिर चाहे उनसे कोई गुप्त फाइल निकलवानी हो या पूरी सरकार गिरानी हो। ये तो बिल्कुल किसी कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने जैसा है ना? वो कैसे? देखिए, जो शातिर हैकर्स होते हैं वे कभी भी किसी सिस्टम के मेन फायरवॉल से सीधे टक्कर नहीं लेते। वे ये नहीं देखते कि सामने वाला सिस्टम कितना ताकतवर है। अच्छा, हाँ। वे बस उस पूरे सिस्टम में एक खुला हुआ बैकडोर ढूंढते हैं, मतलब एक छोटी सी तकनीकी खामी। इंसान के मामले में वो बैकडोर उसकी अनियंत्रित इच्छाएं या उसकी कमजोरियां होती हैं। बिल्कुल सही। एक बार वो बैकडोर मिल गया तो हैकर पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले सकता है। ये हैकिंग वाली तुलना बहुत ही सटीक है। जासूसों की दुनिया में तो वे किसी एक खास नेता या अधिकारी के अंदर ये बैकडोर ढूंढते हैं। हाँ, लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी के पास ऐसा तरीका हो जिससे वो करोड़ों अरबों लोगों के दिमाग का बैकडोर एक साथ हैक कर सके, तो क्या होगा? बाप रे। क्या होगा अगर ये जाल किसी खुफिया एजेंसी के बजाय दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बुना जा रहा हो? जासूस तो शक्तिशाली लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, लेकिन जब ट्रिलियन डॉलर की कॉर्पोरेट कंपनियां इसी मनोविज्ञान का इस्तेमाल करती हैं, तो वे हमारी सुविधा या कन्वीनियंस को ही एक बहुत बड़े डिजिटल जाल में बदल देती हैं। बिल्कुल। अमेज़न के वन क्लिक बटन का उदाहरण ही ले लीजिए। अच्छा, जिसे जेफ बेजोस ने 1999 में ही पेटेंट करा लिया था। हाँ, वही। सतह पर देखने में ये कितनी साधारण सी चीज लगती है ना,
एक बटन दबाओ और सामान सीधा घर के दरवाजे पर। मैं भी कई बार इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन ये साधारण बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे उपभोक्ता मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा सिद्धांत काम करता है, जिसे फ्रिक्शन या घर्षण को हटाना कहते हैं। फ्रिक्शन को हटाना मतलब कैसे? मतलब जब भी कोई ऑनलाइन खरीदारी करता है और उसे कई सारे बटन दबाने पड़ते हैं, अपना पता डालना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड के नंबर भरने पड़ते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता है। हाँ, वो तो है। और ये समय इंसान के तर्कशील दिमाग को सक्रिय कर देता है। वो सोचने लगता है कि क्या मुझे सच में इस नए फोन या इन जूतों की जरूरत है। ओहो, समझ गई। मतलब वन क्लिक बटन उस सोचने वाले बैरियर को ही जड़ से खत्म कर देता है। बिल्कुल। हमारे आवेग यानी जो हमारा इम्पल्स है और खरीदारी के बीच अब कोई रुकावट ही नहीं बची है। एकदम सही। ये सीधा हमारे अवचेतन मन पर हमला है। लेकिन इस सुविधा के पीछे एक और बहुत बड़ा तंत्र काम कर रहा है। वो क्या है? वन क्लिक का उपयोग करने के लिए जरूरी है कि ग्राहकों की सारी निजी जानकारी, उनका बिलिंग एड्रेस, उनकी पसंद नापसंद, सब कुछ कंपनी के सर्वर पर हमेशा के लिए सेव रहे। हाँ, तभी तो वन क्लिक काम करेगा। और यहीं से डेटा का वो खेल शुरू होता है जो फ्लाईव्हील इफेक्ट को जन्म देता है। ये फ्लाईव्हील इफेक्ट असल में कैसे काम करता है? ये एक ऐसा चक्र है जो खुद अपनी गति से तेज होता जाता है। मतलब जब कंपनी के पास करोड़ों लोगों का बारीक डेटा होता है, तो वे ठीक वही टारगेटेड विज्ञापन दिखाते हैं जो कोई इंसान उस वक्त खरीदना चाह रहा होता है। अच्छा। वन क्लिक की वजह से खरीदारी आसान हो जाती है, ज्यादा ग्राहक खुश होकर आते हैं, प्लेटफॉर्म पर ज्यादा ग्राहकों की भीड़ देखकर और ज्यादा विक्रेता अपना सामान बेचने आते हैं। और फिर विक्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा से कीमतें कम होती होंगी। बिल्कुल, जिसके ग्राहकों की संख्या और तेजी से बढ़ती है। ये एक ऐसा डिजिटल भंवर है जो पूरे बाजार को अपने अंदर खींच लेता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये कहना सही होगा कि ये सिर्फ एक जाल है? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? क्योंकि आखिरकार जासूस वाले हनी ट्रैप में तो कोई दूसरा फंसा रहा था, लेकिन इस डिजिटल कन्वीनियंस के मामले में तो हम खुद अपनी मर्जी से ये सब कर रहे हैं। हम अपने आराम के लिए खुद ही इस तंत्र का हिस्सा बन रहे हैं। हाँ, ये तो है। क्या आधुनिक दुनिया में सुविधा हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। हम अपनी इच्छा से इस जाल में प्रवेश करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि आराम और सुरक्षा सबसे ऊपर है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम मानव इतिहास को थोड़ा पीछे मुड़कर देखें ना, तो समझ आएगा कि ये आराम और सुरक्षा की चाहत ही थी जिसने पूरी मानव जाति को अब तक के सबसे बड़े फंदे में फंसाया था। मतलब कृषि क्रांति? लेकिन ये बात गले नहीं उतरती। खेती कैसे कोई जाल हो सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? बहुत अजीब। अगर इंसान ने खेती शुरू नहीं की होती तो आज हमारे पास बड़े शहर, आधुनिक चिकित्सा, इंटरनेट या कला जैसी कोई चीज नहीं होती। हम आज भी शायद गुफाओं में ही रह रहे होते। अगर हम सामूहिक प्रगति के नजरिए से देखें तो ये बात एकदम सही लगती है। लेकिन अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर इंसान के जीवन की गुणवत्ता को देखें तो तस्वीर एकदम बदल जाती है। अच्छा, वो कैसे? करीब 12,000 साल पहले एक काल आया था जिसे यंगर ड्रायस कहा जाता है। धरती का तापमान अचानक गिर गया था, एक तरह का छोटा हिमयुग आ गया था। तो मौसम बहुत खराब हो गया होगा। हाँ, बड़े बड़े जानवर विलुप्त होने लगे और भोजन का भारी संकट पैदा हो गया। और उसी संकट से बचने के लिए इंसान ने एक ही जगह टिककर बीज बोना शुरू किया। बिल्कुल। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इतिहास के 96% हिस्से में जब इंसान शिकारी संग्राहक था, तब वो हफ्ते में सिर्फ 15 से 20 घंटे काम करता था। हाँ, बाकी समय वो आराम करता था और उसका भोजन बहुत विविध और पौष्टिक होता था। लेकिन कृषि ने उस आजादी को पूरी तरह खत्म कर दिया है ना? एकदम। जब पुरातत्वविदों ने शुरुआती किसानों के कंकालों का अध्ययन किया तो उन्हें कई चौंकाने वाली चीजें मिली। जैसे कि खेतों में की गई कमरतोड़ मेहनत के कारण उन कंकालों में गठिया यानी आर्थराइटिस और रीढ़ की हड्डियों में गंभीर चोटों के निशान थे। इंसान का शारीरिक आकार छोटा हो गया था। बाप रे। और सिर्फ एक या दो तरह के अनाज पर निर्भर रहने के कारण दांतों में सड़न शुरू हो गई थी। और बात सिर्फ शारीरिक नुकसान तक नहीं रुकी ना, मतलब खेती का अर्थ था कि अब इंसान को अपने खेतों और जानवरों के पास एक ही जगह पर रहना होगा। बिल्कुल। घनी आबादी में एक साथ रहने और जानवरों को पालतू बनाने के कारण चेचक और खसरे जैसी महामारियां जानवरों से इंसानों में फैलने लगी। और सोचिए, जो इंसान पहले जंगलों में बेखौफ घूमता था, वो अब हमेशा अकाल के डर में जीने लगा। बारिश नहीं हुई तो पूरा गांव भूखा मरेगा। ये तो है। इसी बिंदु पर यह समझना जरूरी है कि असली जाल क्या था। इंसान को हमेशा यही लगा कि उसने अपने फायदे के लिए गेहूं और चावल को पालतू बना लिया है। तो सच्चाई क्या थी? असल में गेहूं ने इंसान को पालतू बना लिया था। खेती ने
बहुत बड़ी आबादी का पेट भरने की क्षमता तो दी, लेकिन जैसे ही आबादी बढ़ी, वापस उस पुरानी आजाद शिकारी जिंदगी में लौटना नामुमकिन हो गया। ये तो बिल्कुल एक जिंदगी भर चलने वाले भारी ब्याज वाले ईएमआई ट्रैप की तरह है। ईएमआई ट्रैप, ये तुलना अच्छी है। हाँ, मतलब आपको तुरंत एक घर का आराम मिल जाता है या इस मामले में भोजन की गारंटी मिल जाती है, लेकिन उस कर्ज को चुकाने के लिए आपको जिंदगी भर अपनी कमर तोड़नी पड़ती है। इंसान ने सुरक्षा के बदले में अपनी आजादी और अपनी सेहत का हमेशा के लिए सौदा कर लिया। बिल्कुल। बाहर की दुनिया के ये जो जाल हैं, चाहे वो जासूसों का हनी ट्रैप हो, कॉर्पोरेट दुनिया का डिजिटल जाल हो या फिर कृषि का ये सामाजिक जाल, ये सब तो फिर भी समझ में आते हैं। हाँ, लेकिन इन सब से खतरनाक वो जाल है जो हमारे अपने दिमाग के भीतर बुना जाता है। हमारा अपना अहंकार, हमारा ईगो। अहंकार की बात आते ही टाइटैनिक जहाज की वो घटना याद आ जाती है। हाँ, वो बहुत बड़ा उदाहरण है। कई लोगों को लगता है कि टाइटैनिक का डूबना बस एक बुरी किस्मत थी, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। 14 अप्रैल 1912 की उस ठंडी रात को टाइटैनिक को एसएस कैलिफोर्निया और अन्य जहाजों से एक या दो नहीं बल्कि पूरे 6 बार आइसबर्ग की चेतावनी मिली थी। 6 बार या कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल, 6 अलग-अलग चेतावनियां। इतनी स्पष्ट चेतावनियों के बावजूद जहाज की रफ्तार कम क्यों नहीं की गई? क्यों? क्योंकि जहाज पर उस शिपिंग कंपनी का मालिक ब्रूस इज़मे खुद मौजूद था। उसका अहंकार इस कदर हावी था कि उसे लगता था ये जहाज इतना विशाल और आधुनिक है कि ये कभी डूब ही नहीं सकता। वाह, क्या ईगो था। वो किसी भी कीमत पर मीडिया में ये खबर नहीं आने देना चाहता था कि जहाज अपनी पहली ही यात्रा में लेट हो गया। उसके उसी अहंकार ने उन सभी चेतावनियों को नजरअंदाज करवाया। ये एक बहुत ही सटीक उदाहरण है कि कैसे अहंकार इंसान को सच्चाई देखने से पूरी तरह अंधा कर देता है। और सोचिए, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी तो यही करते हैं ना। बिल्कुल करते हैं। किसी खराब रिश्ते के साफ दिख रहे लाल झंडों को नजरअंदाज करना या फिर किसी डूबते हुए व्यापार में पैसा लगाते जाना सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा अहंकार ये मानने को तैयार नहीं होता कि हमसे कोई गलती हुई है। हाँ, प्राचीन भारतीय दर्शन में भी इस मनोवैज्ञानिक जाल को बहुत गहराई से समझाया गया है ना। जैसे बीरबल की वो मशहूर पहेली क्या है, जो जितना बढ़ता है इंसान उतना ही छोटा होता जाता है, जिसका जवाब अहंकार है। हाँ, और शिव पुराण में इसे एक बहुत ही प्रतीकात्मक कथा के जरिए समझाया गया है। ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद। वो कहानी। ये कहानी सिर्फ देवताओं की नहीं है, बल्कि हमारे मन के भीतर चलने वाले संघर्ष का प्रतीक है। जब अहंकार हावी होता है तो हमारा सोचने वाला मन, जो यहाँ ब्रह्मा का प्रतीक है, वो अपनी हार या अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर पाता। अच्छा। और अपने उस झूठी पहचान को बचाने के लिए वो केतकी के फूल जैसा झूठा साक्ष्य या नकली तर्क गढ़ लेता है। इसका मतलब है कि हम अपने ही दिमाग में खुद से झूठ बोलने लगते हैं। हम झूठा आत्मविश्वास दिखाते हैं, तर्क गढ़ते हैं कि हम ही सही हैं और धीरे धीरे अपने ही बनाए उस झूठ के जाल में कैद हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये झूठ का बोझ इंसान को कभी शांत नहीं रहने देता। हम इस जाल में तब तक फंसे रहते हैं जब तक जीवन में काल भैरव का प्रहार नहीं होता। काल भैरव यहाँ किस चीज का प्रतीक है? काल भैरव यहाँ उस भयानक वास्तविकता या सच्चाई के झटके का प्रतीक है जो आपकी झूठी पहचान को चकनाचूर कर देता है। जब तक वो अहंकार का जाल कटता नहीं है, तब तक इंसान को असली शांति नहीं मिल सकती। ये सच में एक बहुत ही भारी विचार है ना? कि हम जीवन भर जिस झूठी छवि को बचाने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, असल में वही हमारी सबसे बड़ी जेल है। बिल्कुल। लेकिन रिसर्च के दौरान गरुड़ पुराण का जो हिस्सा सामने आया, वो तो इस पूरी चर्चा को एक अलग ही डरावने स्तर पर ले जाता है। वो बताता है कि हमारे ये लालच और हमारे मानसिक जाल मृत्यु के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। हाँ, गरुड़ पुराण की वो कथा मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति और हमारे मोह के तंत्र को बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से, हालांकि आध्यात्मिक भाषा में समझाती है। उसमें उस व्यापारी के शव का जो जिक्र है, वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, अक्सर पुराने लोग कहते हैं ना कि शव को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल कहते हैं। लेकिन उसका कारण कभी इतना स्पष्ट नहीं था। उस कहानी के अनुसार मृत्यु के बाद शरीर एक शून्य या खाली बर्तन बन जाता है, लेकिन वो व्यापारी जीवन भर अपने धन के मोह में इस कदर फंसा हुआ था कि उसकी आत्मा उस शरीर को पूरी तरह छोड़कर जा ही नहीं पा रही थी। ये ऊर्जा का एक बहुत ही जटिल नियम है। प्रकृति में कोई भी शून्य या खाली जगह हमेशा खाली नहीं रहती। अच्छा? जब शरीर रूपी बर्तन खाली होता है और उसके आसपास कोई आध्यात्मिक या सकारात्मक ऊर्जा का घेरा नहीं होता, तो नकारात्मक ऊर्जाएं, जिन्हें ग्रंथों में प्रेत कहा गया है,
वो उस खाली देह की ओर खिंची चली आती हैं। वे उस पर अपना कब्जा जमा लेती हैं। बाप रे। और इसीलिए उस व्यापारी के शव के साथ वो खौफनाक घटना घटी। हाँ। जब उसे चिता पर जलाने की कोशिश की गई तो आग भी उस शरीर को जला नहीं पा रही थी। वो देह अचानक उठकर बैठ गई और उसके मुंह से सिर्फ एक ही ध्वनि निकल रही थी, मेरा धन, मेरा धन। बहुत ही डरावना है ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि शरीर मर चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन धन का वो लालच अब भी उस देह को नचा रहा है। और तांत्रिक भैरवनाथ ने वहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि आप सिर्फ तलवार या मंत्रों से इस नकारात्मक शक्ति को नहीं भगा सकते। तो फिर रास्ता क्या था? ये प्रेत तब तक उस शरीर को नहीं छुएगा जब तक वो मूल मानसिक जाल न टूट जाए जिसने आत्मा को बांध रखा है। इसे तोड़ने के लिए किसी बाहरी बल की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े त्याग की जरूरत थी। जो उस व्यापारी के बेटे ने दिखाया। बिल्कुल। वो पूरी रात उस खौफनाक स्थिति में शव के पास बैठा रहा। उसने अपने डर पर काबू पाया और लगातार अपने पिता की आत्मा से प्रार्थना की कि वो उस धन के मोह को छोड़ दें। हाँ। जब बेटे ने पूरे समर्पण के साथ कहा कि उस धन का कोई मूल्य नहीं है जो आपको मुक्ति से रोक रहा है, केवल तब जाकर वो मोह भंग हुआ। लालच का वो अदृश्य जाल टूटा और आत्मा मुक्त हो सकी। ये कथा एक बहुत ही गहरा रूपक है। ये हमें सिखाती है कि लोहे की जंजीरें या तकनीक के जाल तो जीते जी काटे जा सकते हैं, लेकिन हमारी अपनी अधूरी इच्छाओं और मोह का जाल इतना सूक्ष्म और ताकतवर होता है कि वो जीवन और मृत्यु की सीमाओं को भी पार कर जाता है। वाओ। तो अगर आज के इस पूरे विश्लेषण को एक धागे में पिरोया जाए, हमने शुरुआत की थी जासूसों के उस हनी ट्रैप से, जहां एक छोटा सा शौक इंसान की मजबूरी बन जाता है। बिल्कुल। फिर हमने अमेज़न के 1 क्लिक बटन को देखा, जहां हमारी अपनी सुविधा की चाहत हमारे आवेगों और डेटा का जाल बन जाती है। उसके बाद हमने इतिहास के पन्नों में देखा कि कैसे सुरक्षा और स्थायित्व के लालच ने कृषि क्रांति के जरिए पूरी मानव जाति को एक ऐसे जीवन भर की EMI में बांध दिया जहां से मुड़कर देखना संभव नहीं था। एकदम सही। और अंत में हमने उन जालों की जड़ों को अपने भीतर तलाशा। हाँ, टाइटैनिक के ब्रूसिस में और शिव पुराण की कथा के जरिए अहंकार के उस अदृश्य जाल को समझा जो हमें सच्चाई देखने से रोकता है। और गरुड़ पुराण की कथा से ये जाना कि कैसे लोभ और अधूरी इच्छाएं मृत्यु के बाद भी हमारे अस्तित्व को बांध कर रख सकती हैं। तो इन सभी कहानियों और तथ्यों को देखने के बाद एक बात पूरी तरह साफ हो जाती है। वो क्या? जाल चाहे तकनीक का हो, इतिहास का हो या विचारों का, हर जाल की चाबी कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमजोरियों में ही छिपी होती है। इंसान सोचता है कि वो जाल से बचकर भाग रहा है, लेकिन अक्सर वो खुद ही खुशी खुशी उसके अंदर कदम रख रहा होता है। बिल्कुल सच बात है। और इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है। कौन सा सवाल? हम इंसान जीवन भर एक जाल से निकलकर दूसरे से बचने की जद्दोजहद करते हैं। हम खुद को बहुत तर्कशील मानते हैं, हमें अपनी आजाद सोच या फ्री विल पर बहुत गर्व होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। लेकिन जरा गहराई से सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो फ्री विल का एहसास है, ये खुद भी हमारे मन का बुना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे निपुण मानसिक जाल हो? वाह, ये तो दिमाग को पूरी तरह झकझोर देने वाला विचार है। मतलब जो फैसले हम ले रहे हैं, क्या वे वाकई हमारे अपने फैसले हैं? ये तो वो सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। क्या हम सच में अपनी मर्जी से कोई चुनाव कर रहे हैं, या फिर हम अपनी पूरी जिंदगी बस एक जाल से निकलकर दूसरे थोड़े अधिक आरामदायक जाल को चुनने में ही बिता देते हैं? क्या हमारी ये तथाकथित आजादी सिर्फ अपने पिंजरे का रंग चुनने तक ही सीमित है? वाकई सबसे खतरनाक जाल वो नहीं होता जो झटके से बंद हो जाए और आपको दर्द दे। सबसे खतरनाक जाल वो होता है जो आपको ये एहसास ही ना होने दे कि आप कैद हैं। जिस जाल को देखा नहीं जा सकता, उससे बाहर निकलने की कोई कोशिश भी नहीं की जाती। बिल्कुल। तो अगली बार जब लगे कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कोई खरीदारी हो, कोई नया रिश्ता हो या अपने खुद के विचार हो, कोई पूरी तरह से स्वतंत्र विकल्प चुना जा रहा है, तो जरा एक पल के लिए रुक कर सोचना चाहिए। हाँ, अपने चारों ओर देखना चाहिए। क्या वो सच में एक आजाद फैसला है, या बस एक नए अदृश्य जाल ने बड़ी ही खामोशी से अपना दरवाजा खोल दिया है? इस विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अपने आसपास के उन अदृश्य जालों को पहचानने की कोशिश जरूर कीजिएगा।